नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। बहुतेरे सवालों के साथ आज दस्तक है। बड़ा सवाल यह, नोटबंदी का असर क्या जमीनी तौर पर नहीं हुआ? बड़ा सवाल है, क्या वाकई विदर्भ का एक नेता अब पश्चिम महाराष्ट्र और मुंबई में छा रहा है? बड़ा सवाल यह है, क्या मराठी मानुष अब उसकी कोई जमीन नहीं बच रही? बड़ा सवाल यह भी है, उड़ीसा जैसे पिछड़े राज्य में क्या वाकई विकास का जिक्र अगर होता है तो ग्रामीण आदिवासी बीजेपी के साथ खड़ा है? और बड़ा सवाल यही है कि जो बाजीगरी सियासी तौर पर इस देश में चल रही है, क्या वो आने वाले वक्त के लिए एक अंधेरा है या एक ऐसा उजियारा जिसमें देश जगमग करेगा? सारे सवालों के साथ नारा तो यही लग रहा है, जीत गए भाई, जीत गए। जी, नारा यही है। और इस नारे के आसरे आइए जरा टटोलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मौजूदा वक्त की राजनीति ऐसे नारे के तले गुम भी हो रही है और गुंजाना भी चाहती है खुद को। Finding a second Earth is not just a matter of if, but when. Liquid water could exist. These planets are among the best. For one of them, our measurement is precise enough. तो नासा ने पहली बार धरती के आकार के 7 ऐसे ग्रहों का पता लगाया है जहां जिंदगी मुमकिन है, क्योंकि 7 ग्रहों में से 3 पर तो पानी भी है। और धरती से 40 प्रकाश वर्ष की दूरी पर ट्रांजिट 1 नाम के तारे के इर्द गिर्द ही 7 ग्रह हैं। नए 7 ग्रहों को तो कोई नाम अभी दिया नहीं गया, लेकिन भारतीय राजनीति में 7 ऐसे शब्द जरूर उभरे हैं जिनके आश्रय राजनीतिक सत्ता साधी जा सके। सही सुन रहे हैं आप, सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, स्कैम, कब्रिस्तान, मशान, कसाब और गधा। और ये शब्द ऐसे भेदते हैं कि विरोधियों की टोपी उछल जाती है, संसदीय मर्यादा खत्म हो जाती है, जातियों के समीकरण टूट जाते हैं, गरीबों का दर्द, किसानों की त्रासदी एक नए समाजवाद को परिभाषित कर देता है, विकास का ककहरा 70 बरस के गड्ढों से गुस्से में लोगों को भर देता है, तमाम सत्ता डगमगाने लगती है। और यह सत्ता चाहे मुंबई में शिवसेना की हो, उड़ीसा में कांग्रेस और बीजू जनता दल की हो, या फिर सियासी सफर पर निकले राहुल अखिलेश की हो, या फिर पाक साफ दामन बताने वाले मनमोहन सिंह की ही क्यों ना हो, हर सत्ता हर शख्स को चुनौती देते नए नए शब्द भारतीय राजनीति में किसी ध्रुव तारे की तरह अब कुछ इस तरीके से चमकने लगे हैं कि पहली बार शिवसेना को समझ में आने लगा है आखिर उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने वसूली पार्टी क्यों कहा। असर यही पड़ा, बीएमसी में 31 से 81 सीटों पर बीजेपी ने छलांग लगा दी। उड़ीसा के पिछड़ेपन में पंचायत की 36 से 309 सीट जितनी बड़ी छलांग बीजेपी ने लगा दी। घोटालों की फेरिस्त तले संसदीय मर्यादा बेमानी हो गई और कांग्रेस मुक्त भारत के सपने फिर से जागने लगे। समाजवादियों की साइकिल से पंचर यूपी के घाव को मलहम गधा शब्द व्यंग्यबाण में भी नहीं लगा पाया। उल्टे गधे की महिमा तले पहली बार रईसी की राजनीति पर गधे की मेहनत भारी पड़ती दिखी। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं, क्योंकि गधे से प्रेरणा लेता हूं और बड़े गर्व से लेता हूं। ऐसे ऐसे शब्द निकले हैं कि नासा के 7 ग्रहों की खोज भी कमजोर लग रही है। यह भी मायने नहीं रख रहा कि 3 ग्रहों पर पानी है तो वहां भी जीवन होगा, वहां भी बसा जा सकता है। मायने तो सियासत के वे शब्द हैं जिसने महाराष्ट्र की पारंपरिक राजनीति को ही पलट दिया। पहली बार मराठा दलित राजनीति हाशिए पर है। पहली बार मराठी मानुष की राजनीति तले शिवसेना के बड़े भाई होने का गुमान टूट गया है। और पहली बार ब्राह्मण और विदर्भ की पताका मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में भी लहरा रही है। तो क्या भारत की राजनीति करवट ले रही है या फिर पारंपरिक राजनीति की लकीर के समानांतर
नरेंद्र मोदी ने कहीं बड़ी लकीर खींच दी है, जिसमें आवाज उन गूंगों को मिली है जो अभी तक वोट की ताकत तो थे, लेकिन राजनीतिक बिसात पर उनके शब्द कोई मायने नहीं रखते। और पहली बार अपने नए शब्दों से प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हीं के शब्दों से जागृत किया है जो अभी तक खामोश थे। तो फिर यह तो तय है कि राजनीति की ये लकीर 2019 तक किसी नए राजनीतिक महाभारत की भूमिका लिखने की शुरुआत कर चुकी है। तो इंतजार कीजिए जब नासा के नए 7 ग्रहों पर जीवन पहुंचे, और इंतजार कीजिए यूपी के जनादेश तले 2019 का, जब सड़क की राजनीति से सियासत का नया कघरा इस देश में सुनाई देगा, कहा जाएगा। यकीनन जो शब्द कहे जा रहे हैं, कह सकते हैं संसदीय मर्यादाएं टूट रही हैं, लेकिन दूसरा सच यह भी है कि सड़क की राजनीति देश को भाने लगी है, और सड़क की राजनीति से निकलते शब्द लोगों को अच्छे लगने लगे। कौन है वो लोग, किस रूप में, उन पर क्या कोई प्रभाव पड़ता है, या फिर चुनावी जीत शायद मौजूदा वक्त के हर गड्ढे को ढक देती है? और चुनावी जीत का मतलब होता क्या है, जरा यह भी देख लें। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं, थक जाऊं तो भी करता हूं, कभी भूखा रहा तो भी करता हूं। काश सत्ता की कुर्सी पर बैठा हर शख्स ऐसा ही सोचता, और कहते सोचते हुए वाकई कुछ इसी अंदाज में काम भी करता। आसमान में से तारे तोड़ करके लाने की बातें नहीं करते, और काम करता तो लहलहाते खेत होते, हर हाथ को काम होता, 19 करोड़ से ज्यादा की पीठ और पेट एक नहीं हुए होते, बच्चों के हाथ किताब होती, बीमार के लिए अस्पताल होता, तो शायद कोई गधे पर व्यंग न करता, खुद को काम के बोझ से मारा हुआ भी नहीं कहता। एक ऐसा गधा जो सारे गधों का नाम रोशन करता है। ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। वो मुझसे जितना काम लेते हैं मैं करता हूं, बिना छुट्टी लिए करता हूं। तो गधे की सत्ता तो उसके काम से ज्यादा चुनावी जीत पर टिकी है, क्योंकि महाराष्ट्र में सत्ता संभाले बीजेपी शिवसेना अगर मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोक दे, तो फिर कौन सेवक और कौन काम के बोझ का मारा कौन? यानी विपक्ष भी हम, सत्ता भी हम, और जिंदगी के बोझ तले दबी जनता का दर्द काफूर हो गया। क्योंकि 10 नगर पालिका चुनाव में बीजेपी जीती तो 205 सीटों से छलांग लगाकर 470 सीट पर पहुंच गई, और शिवसेना हारी तो 227 से 215 पर आ गई। यानी विपक्ष की कांग्रेस और एनसीपी का जिक्र ही गायब, क्योंकि यह आवाज चुनावी शोर में थम गई कि महाराष्ट्र में 2 करोड़ 71 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे यानी बीपीएल है, जिनमें शहरों में ही तकरीबन 1 करोड़ गरीबी की रेखा से नीचे है। यानी गरीबी, मुफलिसी, बेरोजगारी, किसान खुदकुशी हाशिए पर, तो निगाहों में महाराष्ट्र का किंग, राज्य के मुखिया देवेंद्र फडणवीस ही। क्योंकि महाराष्ट्र के जनादेश ने तो बता दिया कि शिवसेना सेवक नहीं, कांग्रेस काम के बोझ से भागती है, पवार आखिरी दिए की तरह टिमटिमा रहे हैं, और बीजेपी सेवक भी है, सियासी बोझ को ढोने की काबिलियत भी रखती है। यानी जीत हुई तो राज्य के गड्ढे भर गए, हर त्रासदी छुप गई। तो क्या इसी तर्ज पर यूपी में बीजेपी जीत गई तो फिर अखिलेश पर गधा व्यंग भारी माना जाएगा, और अखिलेश जीत गए तो काम के बोझ से लदे पीएम पर उनका बोझ भारी माना जाएगा? बताओ, कहीं गधों का भी प्रचार होता है क्या? अगर गधों का प्रचार होने लगा तो कैसे काम चलेगा? 125 करोड़ मेरे देशवासियों के लिए गधे से भी ज्यादा मजदूरी करके उनके लिए काम आओ, इस गौरव के। देशों की जनसंख्या इतनी नहीं जिससे ज्यादा गरीबी की रेखा से नीचे यूपी के लोग रहते हैं, जिनकी जिंदगी 2 जून की रोटी के बोझ तले ही दबी हुई है। यूपी में 7 करोड़ 38 लाख लोग गरीबी की रेखा यानी बीपीएल है, और जिस गरीब गांव वालों की जिंदगी में सत्ता मिलते ही सब कुछ माफ कर राहत देने के दावे सत्ता का हर सेवक कर रहा है, उसके भीतर का सच यह भी कि 6 करोड़ 10 लाख गांव वालों की जिंदगी प्रतिदिन 30 रुपए से भी कम पर चल रही है। तो क्या कहें, गधे की सबसे बड़ी खूबी यही कि वो मेहनत कश है, और एक बार रास्ता बताने पर बिना हाके वहीं लौट आता है।
और सत्ता तो हमेशा रास्ता बदलती है और सत्ता के लिए सत्ताधारी भी रास्ता बदलता है, धाराएं बदलता है, विचारधाराएं बदल देता है, लेकिन जनता तो वहीं की वहीं रह जाती है। तो पीने की पानी की समस्या में पहाड़ी से पाइप खुलवा के, क्योंकि देश का आखिरी सच तो यही कि देश की जनता मेहनतकश है और एक बार समझाए जाने पर कि चुनाव से ही हर हल निकलेगा तो वो बिना बताए वोट डालकर अपनी किस्मत बदलने का इंतजार भी करती है। और वोट डाली और परिणाम आए तो उसके बाद जीत गए भाई जीत गए के नारे गलियों में, सड़कों पर, मोहल्लों में, गांवों में गूंजते ही चले जाते हैं और इन नारों तले क्या वाकई सच छुपते चला जाता है। लेकिन मौजूदा वक्त की स्थितियों को जरा परखने की कोशिश करें या उसकी नब्ज पर उंगलियों की धड़कन महसूस कर कर जरा देखें तो आपके जहन में बहुत सारे ऐसे सवाल आएंगे कि चुनावी जीत कहीं हिंदुस्तान के भीतर की धड़कन को गलत दिशा में तो नहीं ले जा रही, या फिर आने वाला वक्त वाकई सुनहरा होगा। कहेंगे वह सुबह आएगी। जरा रिपोर्ट देखिए। तो क्या नोटबंदी के फैसले ने देश की जिस इकोनॉमी को झटका दिया और विकास दर से लेकर एनपीए और रोजगार से लेकर क्रेडिट ग्रोथ पर संकट आ गया? इकोनॉमी के ये मुश्किल हालातों पर कोई असर उस वोटर पर नहीं पड़ा जो देश में सत्ता बदलने बनाने की ताकत रखता है? क्योंकि महाराष्ट्र और उड़ीसा में बीजेपी की जीत ने उस इकोनॉमी के संकट को ही खारिज कर दिया जिसे नोटबंदी के बाद बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो सवाल 3 है। पहला, मार्केट इकोनॉमी सिर्फ मुनाफा बनाने वाले धंधों के लिए है। दूसरा, ग्रामीण या हाशिए पर खड़े भारत के लोगों पर अच्छी या बिगड़ी इकोनॉमी का कोई असर होता ही नहीं। और तीसरा, देश की अर्थव्यवस्था में कोई भागीदारी गरीब, मजदूर, किसान, आदिवासी की है ही नहीं। यानी एक तरफ पश्चिमी इकोनॉमी की परिभाषा तले परखें तो देश की अर्थव्यवस्था की विकास दर ठिठक गई है और स्टेट बैंक की ताजा रिपोर्ट कहती है कि तीसरी तिमाही में जीडीपी की विकास दर 6% से कम रहेगी और आईएमएफ की ताजा रिपोर्ट कहती है कि नोटबंदी से पैदा हुई अस्थायी परेशानियों के चलते विकास दर 6.6% रहेगी। लेकिन आंकड़ों की इस इकोनॉमी से हिंदुस्तान की बहुसंख्यक जनता का क्या लेना देना है? क्योंकि एक तरफ देश के 40 करोड़ लोगों की पहली जरूरत तो सिर्फ 2 जून की रोटी है, सुविधाएं नहीं। और यही वजह है कि फ्री में दाल, फ्री में चावल, गेहूं के चुनावी वादे ही उन्हें सच लगते हैं और एक बड़ा तबका इसी आसरे वोट डालता है। लेकिन गरीबी से इतर रईसी का सच इस देश का क्या है यह भी देख लीजिए। देश में इस वक्त 2,64,000 करोड़पति हैं। महज 2 बरस में 66,000 करोड़पति बढ़ गए और न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक करोड़पति वह हैं जिनके पास कम से कम 6 करोड़ 70 लाख रुपए की संपत्ति है और भारत में इस वक्त 95 अरबपति हैं जिनके पास 6,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। यानी नोटबंदी का सवाल हो या इकोनॉमी के पटरी से उतरने की आशंका, ये चुनावी बिसात पर इसलिए बेमानी हो जाते हैं क्योंकि वोट की ताकत संभाले देश का बहुसंख्यक तबका तो हाशिए पर है और प्रधानमंत्री मोदी बार बार इसी मर्म को छूते हैं। गधा अपना मालिक जितना काम ले उतना करता है और कम से कम खर्चे वाला होता है। तो क्या 1991 के बाद के आर्थिक सुधार की उम्र अब भारत में पूरी हो चली है और चुनावी जीत का सिलसिला आने वाले वक्त में देश की अर्थव्यवस्था को भी नए तरीके से परिभाषित करेगा? यानी अर्थव्यवस्था का स्वदेशीकरण होगा, हर हाथ को काम पर जोर मिलेगा, हर हाथ को काम का नारा बुलंद होगा, मेक इन इंडिया के लिए रास्ता निकल आएगा। ये सवाल इसलिए क्योंकि इकोनॉमी के जो मापक हैं वो खतरे की घंटी बजा रहे हैं। मसलन बैंकिंग सिस्टम चरमरा रहा है। इंडियन ओवरसीज बैंक का एनपीए तो 20% पार कर चुका है और यूको बैंक, बैंक ऑफ इंडिया जैसे बैंकों का एनपीए 15% से ज्यादा है और ये उसकी फहरिस्त आपकी स्क्रीन पर है। तो फिर अर्थव्यवस्था में एक अलग किस्म की सुस्ती है जो नए खतरों की आहट दे रही है। मसलन निजी कंपनियों में वेतन इंक्रीमेंट 8 बरस में सबसे कम 9.5% होने का अंदेशा है। 60 बरस में क्रेडिट ग्रोथ सबसे कम है। इंक्लूसिव ग्रोथ इंडेक्स में भारत का नंबर 60वां है जो चीन, नेपाल से भी ज्यादा है। लेकिन फिर वही सवाल, जिस हिंदुस्तान के वोटरों के आसरे सत्ता मिलती है या सत्ता खिसक जाती है उसकी जिंदगी में तो बीते 70 बरस में कोई हालात बदले ही नहीं, हालात तो बद से बदतर हुए। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी चुनावी जीत और बिगड़ी इकोनॉमी के उस टाइम बम पर तो कहीं नहीं बैठे हैं। जहां वैकल्पिक इकोनॉमी की सोच अगर नहीं आई तो चुनावी जीत
देश के सामाजिक आर्थिक हालातों के लिए एक नई त्रासदी साबित होगी। और अगर वाकई गरीब मजदूर किसानों को ध्यान में रखकर कोई विकल्प की अर्थव्यवस्था प्रधानमंत्री मोदी के जहन में है और वो उसे ले आते हैं, तो फिर चुनावी जीत तो कोई मायने रखती ही नहीं, क्योंकि उसके आगे तो हिंदुस्तान जगमग होगा। तो इंतजार कीजिए, क्या वाकई कोई वैकल्पिक सोच है या नहीं। जी, अल्टरनेटिव विकल्प है क्या? और विकल्प के आश्रय अगर हिंदुस्तान के युवा को ही टटोल लीजिए तो स्थिति फिर नाजुक लगेगी। वो नारे लगाते हैं जीत गए भाई जीत गए, और एजेंडा राजनीतिक होता है। तो क्या आने वाले भविष्य के लिए यह भी एक खतरनाक स्थिति है? एक तस्वीर दिल्ली के रामजस कॉलेज की है तो दूसरी दिल्ली के पुलिस मुख्यालय के सामने की, और दोनों जगहों पर छात्र संगठन एबीवीपी और आइसा के छात्र कल से आज तक आपस में भिड़े ही दिखे। लेकिन मसला सिर्फ चंद छात्रों के आपस में भिड़ने या छात्र संगठनों की आपसी लड़ाई भर का नहीं है। सवाल तो यह है कि बीते 2.5 बरस में जिस तरह यूनिवर्सिटी दर यूनिवर्सिटी छात्रों के आंदोलन का अखाड़ा बनते हुए सीधे सत्ता को चुनौती देते हुए छात्र ही दिखाई दिए, उसमें एक सवाल सीधा उठा, क्या छात्र संगठनों का पूरी तरीके से राजनीतिकरण हो चुका है, या छात्र ही सियासी राजनीति के एजेंडे को ढोने को मजबूर है? क्योंकि मुद्दा ना तो विचारधारा के टकराव का है, ना ही राजनीतिक चेतना से ओतप्रोत होने का। मुद्दा तो देश में इंस्टीट्यूशनों के खत्म होने और राजनीतिक सत्ता का खुद को देश मानकर काम करने का हो चला है। और यही वजह है कि कैंपस से उठे मुद्दे देश की राजनीति को प्रभावित करते दिखने लगे हैं। या कहें छात्र नेता भी छात्र राजनीति से ऊपर उठकर देश की राजनीति की बात सीधे टीवी बहस में करते हैं, या फिर सड़क पर इस मुद्दे पर बहस करते हुए एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते दिखाई देते हैं। और अभी जो आपने किरेन रिजिजू को देखा, किरेन रिजिजू का अभी कुछ स्कैम आया है, इन लोगों का ISI कनेक्शन है, ये सारी चीजों को कवर अप करने के और आप लोग जाके अरे बहन मुझे एक सेकंड बोल लेने दो यार। करें ना आप। तो क्या राजनीतिक दल इस दौर में साख खो रहे हैं और खोती साख को बचाने के लिए छात्रों के कंधों का इस्तेमाल हो रहा है, या फिर राजनीतिक दलों को अब समझ में आ गया है कि छात्रों के जरिए ही राजनीतिक प्रभाव बनाया जा सकता है? क्योंकि देश का सच तो यही कि मौजूदा वक्त में भारत सबसे युवा है। देश में युवाओं की तादाद 50% से भी ज्यादा है। और यही वजह है कि छात्र नेता का राजनीतिक कद बढ़ता देख उसका राजनीतिक इस्तेमाल शुरू हो जाता है। याद कीजिए